बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनसे संबंधित विस्तार रूप से चर्चा भी करेंगे। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टेस्ट सीरीज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वह नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। यह टेस्ट सीरीज जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है वह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसकी सभी टेस्ट को हल करते हैं तो आगामी परीक्षाओं में इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न हल करने में आसानी रहेगी। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। इस कथन को भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन और शक्तिहीन है जब तक कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं मूल अधिकार है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वह भारत के संविधान में जो उल्लेखित है मौलिक अधिकार उनको लागू करवाता है। इस तरह से संविधान के उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार की रिट हैं। यदि भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो वह भारत की न्यायपालिका इन्हीं रिट का उपयोग करके उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकती है। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था और इसको संविधान की आत्मा और हृदय बताया था। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों से संबंधित। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता है? तो वही है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय, जो अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है, उस अनुच्छेद को संसद के द्वारा किसी भी हालात में बदला नहीं जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान का मूलभूत तत्व कहा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, मूल संरचना। इस आधार पर संविधान के इस अनुच्छेद को नहीं बदला जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह से यह संविधान की मूल संरचना का भाग है और इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। कई बार एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है। बच्चों, बीच बीच में प्रश्नों के हम उन प्रश्नों से संबंधित विस्तार पूर्वक चर्चा इसलिए करते हैं ताकि ये तथ्य आपको याद रहें और इन्हीं तथ्यों से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी देने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत के संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा और गारंटी देने वाली संस्था है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह मौलिक अधिकारों का गारंटर या रक्षक कहलाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी सर्वोच्च न्यायालय देता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 की जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मुख्य अर्थ क्या है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। उनमें से पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाना। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसमें किसी व्यक्ति को यदि बंधक बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह रिट जारी की जाती है कि उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से शरीर के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा जारी की जाती है यह एक रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है और उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। यह न्यायालय आदेश देता है, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जाता है। इस तरह से यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो अभी हमने देखा था कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो भारत की न्यायपालिका के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। उनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा इत्यादि हैं। तो यह तीनों ही रिट संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जारी की जाती हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला
प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। मान लीजिए किसी निम्न स्तर के न्यायालय के द्वारा उच्च स्तर के न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है, तो जो उच्च क्षेत्र का न्यायालय है वह उस निम्न क्षेत्र वाले न्यायालय को रोक सकता है। इसके लिए वह प्रायः प्रतिषेध नामक रिट जारी करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी रिट किसी व्यक्ति को लोक कार्यालय के अवैध अधिग्रहण करने से रोकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा किसी लोक कार्यालय का में अवैध अधिग्रहण किया जाता है, तो भारत में उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह अधिकार प्रच्छा नामक रिट जारी करे, ताकि लोक कार्यालय के जो अवैध अधिग्रहण है उसको रोका जा सके। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, अधिकार प्रच्छा। बच्चों, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो 5 रिट हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहली जो रिट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है और उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, और उस आदेश के बाद तब न्यायालय क्या करता है, मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसको स्वतंत्र किया जाता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। अगला रिट है परमादेश। परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है हम आदेश देते हैं, और इसका जो संदर्भ है वह है कि यह एक नियंत्रण है जिससे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, और ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लीजिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया जाता है और वह सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है, तो वह एक तरीके से उनसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। किसी उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्यायिक क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए इस प्रकार की रिट जारी की जाती है। जैसे कि उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को उनके उच्च कार्यों से करने से रोका जाता है। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लंबित मामलों के स्थानांतरण के लिए आदेश दिया जाता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालय से किसी मामले में जो लंबित मामला है उससे सूचना मांगी जाती है, या फिर कहा जाता है कि इसको आप सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दीजिए। तो इस तरह से उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ है वह है प्रमाणित होना, सूचना देना। तो अंतिम है अधिकार प्रच्छा। इसका अर्थ होता है किसी लोक कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा अवैध अधिकार को रोकना। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 रिट हैं, इनको आप संदर्भ के साथ पढ़ लीजिए, रिवीजन नोटबुक में लिख लीजिए और इनको रिवाइज करते रहिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके अंतर्गत में अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने से स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर सरकार द्वारा धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से संविधान का अनुच्छेद 27 व्यक्ति का मौलिक अधिकार देता है कि वह धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं देगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह किसी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो या ना हो। तो यह संविधान के अनुच्छेद 28 में स्पष्ट उल्लेखित है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। बच्चों, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित 4 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उनमें से पहला है अनुच्छेद 25, जिसमें अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है अनुच्छेद 26, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। अनुच्छेद 27 है, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या फिर पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी भी विशेष धार्मिक
स्थान, उत्थान और रख रखाव के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी भारत में धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता है, किसी अन्य धर्म के उत्थान के लिए व्यक्ति को कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और भारत में जो कर एकत्रित किया जाता है सरकार के द्वारा, उसका उपयोग भी किसी विशेष धार्मिक स्थान या संस्थान की अभिवृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है। धार्मिक कार्यों की प्रतिबंधता दी गई है। उसके अलावा अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता भी दी गई है। अनुच्छेद 28 यह कहता है कि राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा भी नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 28 भी यह कहता है कि उन संस्थानों में यह लागू नहीं है जिनका प्रशासन राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी न्यास के अधीन हो। तो भारत में निजी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन जो राजनिधि से पूर्णतः पोषित हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि कहीं पर भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसमें उपस्थित होने या न होने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, संसद निम्नलिखित में से किस संस्था के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है? तो भारत के संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा यानी गुप्तचर संस्थाओं में संसद उचित प्रतिबंध लगा सकती है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान का में यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 33 में दिया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर वह उचित प्रतिबंध लगा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 19 है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों से संबंधित। इसमें स्वतंत्रता से संबंधित 7 मौलिक अधिकारों को दिया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और उनमें से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 28 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो बच्चों इसके पहले हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वह 4 प्रकार के अधिकारों को पढ़ा था। उनमें से संविधान का अनुच्छेद 28 यह कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात किन कारणों के आधार पर लागू हो सकता है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई है और इस आपातकाल के प्रावधान को संविधान के भाग 18 में रखा गया है और इस आपातकाल की व्यवस्था को जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। और भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह यह तीनों ही कारण से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार है? तो भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार वह है जीवन का अधिकार और जीवन के अधिकार के अंतर्गत निजता का भी अधिकार शामिल है, स्वास्थ्य का भी अधिकार शामिल है और आश्रय का भी अधिकार है। तो ये तीनों ही अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान में इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान में यह कल्याणकारी राज्य की कामना करते हैं। भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। और अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो अभी तक हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में जिनको भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है और इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से लिया गया है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारत में भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि कौन सी योजना, कौन सी पॉलिसी लागू होने चाहिए और उससे व्यक्तियों के किस प्रकार के कल्याण होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है और मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया है और आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, यानी कि भारतीय संविधान
में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वह भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। और भारत के संविधान में जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, वह भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इनका मुख्य कार्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन एक है, मौलिक अधिकार न्यायोचित है, यह सत्य कथन है। दूसरा कथन है, नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित है, यह असत्य कथन है। बच्चों, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह गैर न्यायोचित है, यानी कि इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में उल्लेखित है, यह भी सत्य कथन है। ऑप्शन डी है, मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है, यह भी असत्य कथन है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं, गैर न्यायोचित है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है पहले कि मौलिक कर्तव्य मूलतः संविधान में नहीं थे। संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में मौलिक कर्तव्यों को आपातकाल के दौरान संविधान में लाया गया था। इनमें से कौन सा शब्द है जो मूलतः संविधान में नहीं था? अभी हमने बच्चों मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा, तो ये मौलिक कर्तव्य ही है जो भारत के संविधान में मूलतः नहीं था। इसको संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार मूलतः संविधान में थे, संपत्ति का अधिकार भी मूलतः संविधान में था, लेकिन अभी यह एक कानूनी अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व भी भारत के संविधान में मूलतः शामिल थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है, पुलिस राज्य की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का यह उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत में जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यदि आप उनको विस्तार से पढ़ोगे तो उनका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य को यह सलाह देना कि किस प्रकार की नीतियों को लागू किया जाए कि भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो सके, लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो सके, आर्थिक न्याय हो सके। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला कौन सा राज्य है? तो भारत में राज्यसभा सीटें, जो राज्यसभा की जो सदन में 250 सीटें हैं, उनमें से 31 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवंटित की गई हैं। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो बच्चों, भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान दिया गया है, यानी कि 2 सदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, यह केवल केरल में नहीं है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले। बच्चों, भारत में बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यह केवल 5 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। इस तरह से अन्य राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल एक ही सदन विधानसभा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो पहले यहाँ जान लेने वाली बात है बच्चों कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में सम्मिलित है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित टेस्ट सीरीज के अगले वीडियो हैं वह नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सकें। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण से सीरीज है, इसको जरूर हल करें।